एवरी टाइम कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। वो मेरी लुगाई एक दिन भाई साहब कोटा के मॉल में गई। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत किसी की करता हूँ तो मेरी लुगाई की करता हूँ, और किसी की भी नहीं करता, सबको करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि वो कोटा के मॉल में गई, मैं उसके हाथ में हाथ डाल के घूम रहा तो गौरव चौहान मिल गया मेरे को। बोले यार बड़ा प्रेम करते हो भाभी से, तुम हाथ नहीं छोड़ रहे। अरे मैंने कहा हाथ छोड़ता हूँ, ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है, कभी ज्वेलरी की। अच्छा वो दुकान के अंदर गई, उसने 500 साड़ी उलट पुलट कर दी और फिर बोले भैया वो वाले डिब्बे में क्या है वो दिखाओ ना। बोले मैडम मेरे खाने का टिफिन है, अब उसको भी खाओगी क्या। लेकिन मैं मेरी लुगाई की इज्जत इसलिए करता हूँ, उसने 500 साड़ी पलट दी और एक भी नहीं खरीदी। फिर मैंने सोचा इसने तो मुझे भी चुना है। तो अब मैं आपको एक बहुत अच्छी कविता सुना देता हूँ, ज्यादा आपके प्राण नहीं लूंगा क्योंकि हंसाने में तो ये भी मेरे को टीप के सुनानी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं सुना रहा हूँ आपको। हास्य की भी है, हास्य तो बहुत सारा है यार। अरे मैं जो कह रहा हूँ, इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुनता वो अरविंद केजरीवाल। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार ने क्या है, हर नौजवान लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल। मतलब देश की सरकार आपको ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। हाँ, पर्ची में जो है वो भाई साहब 20 साल पुराना है, वो अब मैं खुद ही भूल गया। अब मैं नए सुना रहा हूँ आपको, आप कह रहे हो पुराने सुनाओ, और फिर मैं पुराने सुना जाऊंगा तो कहेंगे वापिस पुराने पे लिया। इसलिए मैं नए सुना रहा हूँ आपको। हमारे देश की प्रॉब्लम ये है कि इस देश की प्रॉब्लम आपने बताई गौरव चौहान भाई, इस देश की प्रॉब्लम पाकिस्तान से नहीं है। मैं पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं बोलता, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूँ, मस्त देता हूँ, कौन टेंशन पाता। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूँ। अपने को अपने देश में जब याकूब मेनन को फांसी हुई तो देश का मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? मतलब कुछ भी चल रहा समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार क्या हुआ भाई साहब, एक बस में 5000 नेता बैठ के जा रहे थे। क्या हुआ? ज्यादा होगी क्या? आप बोलो तो मैं 4500 को भी धक्का मार के उतार दूं, मेरे तो घर की बस है। तो पुलिस तो आएगी नहीं भाई साहब, पुलिस आएगा थोड़ी, पुलिस आएगी रात को, पुलिस का काम है आना चाहिए। अब अपने काय कर, अपने तो बोझ बैठे हैं ना, तो और अपन तो पुलिस की तो बात कर रहे थे। तो
वो बस में 500 नेता बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। अब देखो 4,500 का नुकसान कराना आपने। अगले दिन एक इंस्पेक्टर गया निरीक्षण करने के लिए, तुमने जगह बस खाई में पड़ी, न तो उसको एक नेता मरा मिला, न एक नेता जिंदा मिला। पास में किसान का घर था, उनने किसान से पूछ लिया, बस में बहुत सारे नेता थे, सारे के सारे खा गए। बोला भाई साहब मैंने सबको जमीन में गाड़ दिया। बोला सारे के सारे मर गए थे क्या? बोला नहीं भाई साहब, बहुत सारे कह रहे थे हम तो जिंदा है, लेकिन मैंने सोचा नेता है, झूठ ही बोल रहे होंगे, तो गाड़ दिया। तो ज्यादा नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और एक कविता मैं सुना रहा हूँ, सुननी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए सुननी पड़ेगी कि वो आपके लिए जरूरी है। अरे याद नहीं है, याद वाली तो मैं सुना ही नहीं रहा, याद वाली तो बहुत सारी है मेरे पास। मैं मोबाइल पे एक कविता सुना रहा हूँ, और मैं मोबाइल में टीप के ही सुना रहा हूँ, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है। लेकिन मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि सबलगढ़ जैसी जमीन पे बूढ़ी हो जाएगी तो अच्छी बात है। मैं मोबाइल पे एक कविता सुना रहा हूँ, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी हंसी आएगी और थोड़ी थोड़ी नींद आएगी, क्योंकि अभी हम चांद पे पहुंच गए। इसके पहले भाई साहब को ग्रहण लग गया था, तो सारे बावड़े हो गए, ग्रहण लग गया। अच्छा, ग्रहण कब लगता है? जब दो लोगों के बीच में तीसरा आता है, तब ग्रहण लगता है। अच्छा खासा चल रहा था, मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का, बीच में अर्जुन कपूर आ गया, तो ग्रहण लग गया। मनमोहन जी, सोनिया जी भी अच्छे से चला रहे थे देश, बीच में राहुल गांधी आ गया। ऐसा ग्रहण लगाया, हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ग्रहण तभी लगता है जब दो लोगों के बीच में तीसरा आता है, तब ग्रहण लगता है। कि एक कविता में मोबाइल पर आपको सुना रहा हूं, और वो सुन लो आप। वो क्यों सुन लो? वो इसलिए सुन लो कि वो सुन लो। कि मोबाइल ने क्या क्या दिन दिखा दिए, मोबाइल ने क्या क्या दिन दिखा दिए। सुनो, जब से मोबाइल आया, आते ही नागिन की तरह नए नए रंग दिखाने लग गया। जब से मोबाइल आया, आते ही नागिन की तरह नए नए रंग दिखाने लग गया। थोड़े दिन बाद इसका बड़ा भाई टेलीफोन ठिकाने लग गया। जब से मोबाइल आया, आते ही नए नए रंग दिखाने लग गया। थोड़े दिन बाद इसका बड़ा भाई टेलीफोन ठिकाने लग गया। फिर इसकी नजर चचेरी बहन पर पड़ी, फिर इसकी नजर चचेरी बहन पर पड़ी। थोड़े दिन बाद ठिकाने लग गई घड़ी। फिर इसकी नजर चचेरी बहन पर पड़ी, थोड़े दिन बाद ठिकाने लग गई घड़ी। देखते ही देखते अपनी बीवी को खा गया, देखते ही देखते अपनी बीवी को खा गया। एक दिन ये टीवी को खा गया, देखते ही देखते अपनी बीवी को खा गया। एक दिन ये मोबाइल टीवी को खा गया। टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर सारे रिश्तेदारों को झिंझोड़ कर रख दिया है। टॉर्च, घड़ी, टेप रिकॉर्डर सारे रिश्तेदारों को झिंझोड़ कर रख दिया है। इस मोबाइल ने सारा परिवार तोड़ कर रख दिया है। टॉर्च, रेडियो, टेप रिकॉर्डर सारे रिश्तेदारों को झिंझोड़ कर रख दिया है। इस मोबाइल ने सारा परिवार तोड़ कर रख दिया है। लड़के लड़कियां कमाल कर रहे हैं, लड़के लड़कियां हस्बैंड बीवी से और बीवी हस्बैंड से पासवर्ड छिपा रहे हैं। हस्बैंड बीवी से और बीवी हस्बैंड से पासवर्ड छिपा रहे हैं। पहले लोग ज्वेलरी छिपाते थे, आजकल गैलरी छिपा रहे हैं। हस्बैंड बीवी से और बीवी हस्बैंड से पासवर्ड छिपा रहे हैं। पहले लोग ज्वेलरी छिपाते थे, आजकल गैलरी छिपा रहे हैं।
लड़के लड़कियां कमाल कर रहे हैं, आई लव यू ओनली और सेंड टू ऑल कर रहे हैं। लड़के लड़कियां कमाल कर रहे हैं, आई लव यू ओनली और सेंड टू ऑल कर रहे हैं। मोबाइल उसका चार्ज कोई और कर रहा है, गर्लफ्रेंड किसी और की रिचार्ज कोई और कर रहा है। और क्या क्या किया इस मोबाइल में, जवानी को चार दीवारी में सुला दिया है, जवानी को चार दीवारी में सुला दिया है। इसने आशिकों को लव लेटर लिखना भुला दिया है, जवानी को चार दीवारी में सुला दिया है, आशिकों को लव लेटर लिखना भुला दिया है। वो चाय की टपरी पर अखबार पढ़ना भुला दिया है, इसने बच्चों को नीम पर चढ़ना भुला दिया है। वो चाय की टपरी पर अखबार पढ़ना भुला दिया है, इसने बच्चों को नीम पर चढ़ना भुला दिया है। अब कोई नहीं कहता सुबह 8 बजे खेत की मुंडेर पर मिलोगे क्या, अब कोई नहीं कहता सुबह 8 बजे खेत की मुंडेर पर मिलोगे क्या। सब जा रहे हैं जंगल में, तुम भी बेर तोड़ने चलोगे क्या। अब कोई नहीं कहता सुबह 8 बजे खेत की मुंडेर पर मिलोगे क्या। सब जा रहे हैं जंगल में, तुम भी बेर तोड़ने चलोगे क्या। वो चिट्ठी पत्री का जमाना कितना सच्चा लगता था, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा है आप भी ठीक होंगे, कितना अच्छा लगता था। संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया है, इमारत तो कब को संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया है, इमारत तो कब की ढह गई, इसने नींव को भी हिला दिया है। इमारत तो कब की ढह गई, इसने नींव को भी हिला दिया है। वो गिल्ली डंडा कबड्डी छिपन छुपाई आंख मिचोली, वो चबूतरे पर पिट्ठू खेलती हुई लड़कियां, वो 10 पैसे की नारंगी की गोली, वो रस्सी कूदना सितोलिया राजा चोर सिपाही, सबको लपेट कर रख दिया है। इसने चंगापू को भी लूडो में समेट कर रख दिया है। वो रस्सी कूदना राजा चोर सिपाही सबको लपेट कर रख दिया है। खेल कूद और चौराहे की चौपाल को तोड़कर रख दिया है। इस मोबाइल ने सारा परिवार तोड़कर रख दिया है, इस मोबाइल ने सारा परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार भाई, बहुत बहुत बधाई सुरेश अलवेला जी। सुरेश, अरे बैठो अभी, अब बचे क्या हैं, दो ही तो कभी बचे हैं शेष। लेकिन साहब क्या कहने, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है साहब, हम तो जानते हैं, हम तो तुम चले जाओगे खाली कुर्सियों को ही सुनाएंगे कविताएं। हाँ, हम जाने वाले नहीं है, मैदान छोड़ने वाले। दोस्तों बहुत जोरदार तालियां आप सम्मान में बजाएं। भाई सुरेश अलवेला ने आनंदित किया आपको, हर रस की कविता उन्होंने आपको, गंभीर भावनाओं वाली कविताएं सुनाई। हास्य रस के लिए वो जाने ही जाते हैं। मंच पर मैं बात कर रहा था साहब, इस महफिल को सजाने वाला एक जादूगर जिसने ये खूबसूरत दस्ता आपके लिए सजाया है। मेरा मन है कि वो सबलगढ़ की माटी के पुष्प हैं, आप उनकी कविताओं का भी आनंद लें। बहुत अच्छा उनकी पकड़ है रचनाओं पर। मैं ज्यादा समय न लेते हुए 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। योगेश उपाध्याय जी हैं, 4 पंक्तियां मुझे दुष्यंत जी की उनके सम्मान में याद आती हैं साहब। कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई योगेश उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। आइए योगेश जी। मंच पर मौजूद देश के जाने माने कवियों को सादर प्रणाम करता हूं, उपस्थित गणमान्य नागरिकों को भी सादर प्रणाम करता हूं। और
अभी जैसे दादा ने बताया कि उनकी किसी की कविता 3 दिन पुरानी थी, दादा ने कुछ अभी अभी लिखा तो देख के बोलना पड़ा। मैंने अभी अभी जस्ट अभी लिखा है, इसलिए पूरा का पूरा बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म माल है, आपके सामने इसी में से देख के बोलूंगा। पहले केवल 2 पंक्तियां हैं। कभी कभी सुराग को गुमान हो जाता है कि आसमान हो गया हूँ, कभी कभी सुराग को गुमान हो जाता है कि आसमान हो गया हूँ, बारिश में नालों को अभिमान हो जाता है कि सैलाब हो गया हूँ। समंदर जो बहुत खामोश हो तो सैलाब आता है, परवाह जरूर करो उसकी जो कोई शिद्दत से चुप। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया योगेश जी, क्या कहने बैठे हैं। और ये जब आएंगे तो बिल्कुल सैलाब आएगा, आप इस बात की चिंता रखें। तो दादा ने कहा जैसा रीलों वाला विषय था एक, तो उसको भी थोड़ा सा छूना चाहेंगे और उसके बाद आपको कुछ गांव की यात्रा, क्योंकि सारे विषयों पे बात हो गई, थोड़ा सा गांव का विषय जो है कम छुआ गया है। बहन बेटियां देखिए बना रही नितरील, बहन बेटियां देखिए बना रही नितरील, निज मर्यादा भूल कर नित्य खो रही सी। क्या बात। भाषा भाव का संयम टूटा टूट गई है लाज, भाषा भाव का संयम टूटा टूट गई है लाज, अभी न ज्यादा देर हुई संकल्प लीजिए आज। क्या बात है, वाह भाई वाह। अरे बनना है तो माँ जी जाके संस्कारों से हृदय भरो, हे भारत की नारी जागो, वीर शिवा तुम नित्य गढ़ो। अरे बनना है तो रानी हाड़ी का उतरता शीश बनो, खिलजी का जो दम्भ चूर कर दे वो माँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाल बनो, या बन जाओ तुम रानी दुर्गावती जो मुगलों की संहारक थी, कर्णावती रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास अति पावन है, अपने सुध की भेंट चढ़ाने वाली पन्ना भाई सुहावन है। अब अपन थोड़ा सा गांव की यात्रा की ओर चलते हैं। बिल्कुल स्वागत। यहाँ लोग जो गांवों से शहरों में रहने लगे हैं, कई मल्टियों में रहने लगे हैं, उनको गांवों की याद इस कविता के माध्यम से अपन करते हैं। ऐ मेरे गांव तू याद बहुत आता है, ऐ मेरे गांव तू याद बहुत आता है, हम कहीं भी रहें लेकिन हर रोज ऐ मेरे गांव तू याद बहुत आता है। मैं तो नहीं बस सका तुझमें लेकिन तू मुझ में बसा है कहीं, मैं तो नहीं बस सका तुझमें लेकिन तू मुझ में बसा है कहीं, मेरी हर बात में शख्सियत में तेरा वजूद नजर आता है। क्या बात, क्या बात। हम कहीं भी रहें लेकिन हर रोज ए मेरे गांव तू याद बहुत आता है। क्या बात। तेरी गलियों की धूल में खेलना, वो बरगद की डाल पर झूलना, हर सुबह चिड़ियों की चहचहाट का उत्सव गान, पेड़ों की ओर से झांकते दिनकर का आगमन, नदी पर धूप की किरणों से बने इंद्रधनुष, जंगल को जाते पशुओं की हलचल, पीपल वाले मंदिर की घंटियों की टन-टन, माँ का दुलार कर जगाना और हमारी गुनगुन, ए मेरे गांव तू याद बहुत आता है। यहाँ नहीं है हर पल रंगीन कागज की जरूरत, यहाँ नहीं है हर पल रंगीन कागज की जरूरत, मतलब कि हर चीज यह खुद ही बनाता है, ए मेरे गांव तू याद बहुत आता है। आओ फिर लौट चले अपने गांव की ओर, ये अजनबी शहर मतलबी सा नजर आता है, हम कहीं भी रहें लेकिन ये मेरे गांव को याद बहुत आता है। सिलबट्टा खल मूसली कितनी मोंगरी सूख से दादी का हर काम हो जाता है, नहीं जरूरत किसी कल पुर्जे की, यहाँ फिर कलयुग कहाँ नजर आता है, मेरे गांव को याद बहुत आता है। बहुत बढ़िया। हल्की फाल और मूठ क्षुधा तृप्ति और हर घर के पालन का ब्रह्मास्त्र बन जाता है, हम कहीं भी रहें लेकिन ये मेरे गांव तू याद बहुत आता है। गोधूल बेला में जंगल से लौटती गायों की घंटियों की आवाज सुन, अंदर बाड़े से जब सुबह से माँ का इंतजार करता बछड़ा रमाता है, वात्सल्य रस स्वयं धरा पर उतर आता है, मेरे गांव तू याद बहुत आता है। क्या बात, क्या बात। सितारों से जड़ी नीले आसमान की चादर, पहले अपन छत पे सोया करते थे तो महसूस करते थे, सितारों से जड़ी नीले आसमान की चादर, चांद जैसे झाड़ फानूस के बीच की रोशनी,
तले छत पर पड़ी चारपाई, पास के खेतों से आती मिट्टी सी सुगंधित हवा, जैसे आत्मा तक चंदन भूल जाता है। ऐ मेरे गांव तू याद बहुत आता है। गहरी नींद के सागर में डूब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जो श्रोता बचे हैं वो एक लाख के बराबर है। जिनको घर पे डांट की डर था वो सारे सब चले गए हैं। हम कहीं भी रहें लेकिन ये मेरे गांव को याद बहुत आता है। अल सुबह गीतों के संग घूमती हाथ चक्की। जब हम गांवों में रहते थे तो हाथ चक्की जो घूमती थी वो सभी को सुनाई पड़ती थी। पाटों के बीच से आटे के संग जीवन झराता है। पनघट पे माँ बहनों के ठहाके एक के ऊपर एक रखे 3 कलश। हर कुंभ में अमृत जल नजर आता है। कांधे पर हल रखे खेत को जाते कक्का, जैसे हर समस्या से निपटने का यंत्र नजर आता है। चूल्हे से खांसी की आवाज के संग निकलता धुआं, भूख से जीतने का ओंकार मंत्र नजर आता है। ये मेरे गांव को याद बहुत आता है। क्या बात है, क्या बात। नहीं घुटता यहाँ जहरीले धुएं से दम, न धूल का गुबार नजर आता है। यह ईश्वर का घोषित शांति क्षेत्र, हर तरफ अकथनीय नूर नजर आता है। ऐ मेरे गांव को याद बहुत आता है। वो हनुमान जी के मेले में बच्चों को भूतों की कहानियां सुना के डराना, स्कूल जाना, साथियों संग जंगल के टीलों पे झुक के बेल तोड़ने जाना। वो हनुमान जी के मेले में भाई साहब का दंगल में भिड़ जाना, होली पर धूल के गुलालों में नहाना, दादाजी का हमेशा पढ़ने के लिए समझाना, वो दादी का हमेशा पिटने से बचाना। ये मेरे गांव को याद बहुत आता है। वो सभी भाइयों का खेलते खेलते लड़ जाना, नीम की छांव के नीचे दोपहरी बिताना, किसी एक घर में खुशी या गम होने पर पूरे गांव का शामिल हो जाना, तो कभी आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ जाना, बारिश में मिट्टी की सौंधी सुगंध वाली हवा से मन का महक जाना। ऐ मेरे गांव को याद बहुत आता है। ऐ मेरे गांव को याद बहुत आता है। जहाँ होता नारी का सम्मान वहाँ देवता वास करते हैं। मेरे गांव में है हर बुजुर्ग का सम्मान, यहाँ काशी काबा हरिद्वार के घाट बसते हैं। माँ बाप के चरणों में है स्वर्ग, ये यूं ही नहीं कहा जाता। हम कहीं भी रहें लेकिन ये मेरे गांव को याद बहुत आता है। तो याद कमाल है भाई। अरे कमाल कर दिया साहब, इतनी अद्भुत कविता। ऐ मेरे गांव को मुझे बहुत याद आता है। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि हम सबकी आत्माएं गांव में रहती हैं, भले ही हम लोग कस्बे या शहर में आ गए हों। गांव का याद करिए वो दिन। अब केवल एक ही कवि हमारे मंच पर शेष हैं, वो शेष भी हैं और विशेष भी हैं। बात गांव की कही है साहब। कभी 4 पंक्तियां लिखी थी कि टेर रही कोयल की मोहिनी मधुर तान, कागराज बोले गाँव गाँव चले आइए। संस्कृति और संस्कारों को सहेज रही, छूने ऐसी वसुधा के पांव चले आइए। तो मान मनुहार करे, मन से गुहार करे, बार बार रमुआ की छाँव चले आइए। और असली स्वरूप यदि देखना हो देश का, तो एक बार आप मेरे गांव चले आइए। वो क्या है गांव? क्या है गांव? सुने कि कहीं मेहंदी कहीं महावर रचे पांवों में जिंदा है, कहीं नदिया के पावन तट कहीं नामों में जिंदा है, कहीं मानस की चौपाई कहीं पर भागवत गाथा, हमारे संस्कारों की झलक गांवों में जिंदा है। वो हमारे हैं, वो हमारे गांव हैं। मैं ये भूमिका दे रहा था देश के बहुत बड़े कवि दादा राजवीर भारती। मैं यह बता देना चाहता हूँ, बात राम की कही। आज पूरे देश में राम पर चर्चा हो रही है कि राम होना चाहिए, राम होना चाहिए, क्योंकि राम, मैंने पहले भी कहा था कि राम संस्कार हैं,
राम सेवा है, राम कर्तव्य निर्वहन है, राम जीवन का असली स्वरूप है, जीवन संकल्पना है, जीवन कैसे जिया जाए अगर ये कोई सिखा सकता है तो केवल राम सिखा सकते हैं। और राम की आराधना सच्चे मन से काव्य अर्चना यदि कोई कर रहा है, विगत लगभग 1-1.5 साल से उन्होंने ऐसा अद्भुत ग्रंथ लिखा है राम के ऊपर, जिसे हम सब लोग कवित्र रामायण के रूप में जानते हैं। ये साहित्य की अद्भुत अमूल्य धरोहर होने वाला है। मैं बड़े गर्व के साथ इस मंच से ये बात कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि दादा राजवीर भारती के सम्मान में आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। कवि शास्त्री हैं, निपुण कवि हैं, सशक्त कवि हैं। दादा मैं अपनी ही 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपको आप हो ही ऐसे कि जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। 4 पंक्तियां आपके सम्मान में मैं अपनी, हालांकि अभी तक पढ़ी है मेरी थी, गांव पे पढ़ी हुई मेरी अपनी पंक्तियां हैं। मैं अपनी 4 पंक्तियां और आपको देना चाहता हूँ साहब कि कभी सहरा कभी दरिया कभी सैलाब लिखता है, कभी पत्थर को छूकर जिंदगी का ख्वाब लिखता है, कभी पत्थर को छूकर जिंदगी का ख्वाब लिखता है, कभी अंबर की ऊंचाई कभी सागर की गहराई। ये दादा जो भी लिखता है बहुत नायाब लिखता है, बहुत नायाब लिखता है। आइए दादा।